चलो आ जाओ बच्चों, आज की हमारी क्लास है पूरा सॉल्यूशन, पूरा विलेन जो है केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का पूरा हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अब तक सभी सत्रों में केवल पूछे हुए हैं, ठीक है, सभी पूछे हुए जो जितने भी हमारे न्यूमेरिकल हैं और जो बोर्ड में पूछे जाएगा अगले ईयर में 2024 में, उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया है। तो पूरी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ हम पूरा बताएंगे, ठीक है, इसका कौन सा इसमें क्या मान होगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पर हम बता दें कि हमारे चैनल को अगर ज्वाइन करना है लाइव क्लास के लिए तो मात्र 29 रुपये पर मंथ का चार्ज लगा है, उसको ज़रूर धार करें, ठीक है, उसको ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि 29 रुपये पर मंथ का चार्ज का मतलब एक दिन का 1 रुपये भी नहीं होता है, जो कि बहुत ही कम चार्ज है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए फैसिलिटी भी है, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करा है 10 MgCl, क्या करा है 10 MgCl, जिसका मतलब ये होता है कि इसकी मोलारता हो गई 10 हो गई, ठीक है। करा को 10 मिली को यानी बिलियन का आयतन कितना हो गया, V बराबर 100 मिली दे दिया, कितना दिया 100 मिली दे दिया ml, ठीक है। कह रहा है को 10 M दूसरा विलेन है Na2CO3 का है, कह रहा है कि 75 मिली में मिलाया गया है, ठीक है, 75 मिली में क्या किया गया है, मिलाया गया है। कह रहा है साथ मिलाया गया परामी विलेन होगा। अब पूछ रहा है परामी विलेन यहाँ पे होगा, ठीक है। परामी विलेन का मतलब ये हो गया, हमें देखना पड़ेगा किसकी मात्रा यहाँ पर, किसकी विलेय की मूलक संख्या अधिक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जैसे हमारा पहला वाला जो विलेन है, ठीक है, इसमें विलेय के मूलों की संख्या बराबर निकालोगे तो हम जानते हैं कि मोलारता M बराबर क्या होता है, N/V, सिंपल सा होता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, तो N बराबर हो जाएगा MV, हमेशा याद रखो N बराबर क्या होता है, MV होता है, ठीक है। पहले विलेन में देखो M कितना है 10 है और V कितना है 100 है, इसको लीटर में लिखोगे, ठीक है। तो 1/10 हो जाएगा, यानी 1 मोल आ गया, कितना आ गया 1 मोल। तो यह Cl के कितने मोल हो गए, 1 मोल हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, तो 1 मोल हो गया अम्ल का, 1 मोल कितना हो गया, अम्ल का हो गया, वो भी किस में हो गया 100 ml विलेन में हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो हमारा 1 ml किस में हुआ 100 में, यानी 1% हो गया, 1 मोल हो गया हमारा 100 में, ठीक है। तो गुणे हो जाएगा, गुणे 100 कितना हो गया 1% हो गया, ठीक है, यानी 1% इसका हो गया। अब आ जाओ हमारा, ठीक है। एक चीज़ और समझ सकते हो, इसमें हमने पढ़ा है कि अगर इसका जो है अनुपात भी निकाल सकते हो। चलो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो हमारा विलेन होगा, दूसरा वाला इसका 1% आ गया, ठीक है। अब आ जाओ जो दूसरा सेकंड वाला हमारा है, सेकंड वाले पे लगाओ, सेकंड वाले लगाएंगे तो सेकंड का भी क्या है M 10 है और आयतन कितना है इसका 75 है, तो 75/1000 करेंगे, क्या करेंगे 75/1000 इसको किया जाएगा, ठीक है। 75 बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से 10 यहाँ 100 एक कट जाएगा पावर, 75 बटे क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 5 से काट देंगे तो ये N बराबर हो जाएगा 5 कम में 5, 25 15 25 75 होता है, 15/2 आ जाएगा, इतना मोल हो गया, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए बटे 75 गुणे कर देंगे 100%, क्या कर देंगे गुणे 100% कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 75 दूना 150, तो 15 दहा में 10 बढ़ जाएगा, 10 से ऊपर काटेंगे तो 10% आएगा, यानी कितना आएगा 10%। तो हमारा जो है Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो हो गया, सोडियम कार्बोनेट, यह 10% हो गया इसके मोलक संख्या। या Cl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका 1% हो गया। तो इसको जो मिलाओगे तो क्षारीय लक्षण हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, क्षारीय लक्षण देखने मिलेगा। तो यहाँ पर प्रतिशतता देखी जाएगी, क्या देखी जाएगी, प्रतिशतता देखी जाएगी, किसकी प्रतिशतता अधिक है, किसकी मूलक संख्या अधिक है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर में देख लिया जाए, इसमें सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या करा है, करा है कि निम्नलिखित में से 0.1
एक यम जली विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। देखो अब रही बात हिमांक की, ठीक है, रही बात हिमांक की, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म होता है, क्या होता है, विलयन का जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वह किसके अनुसार बदलेगा, ठीक है। हिमांक का अवनोन हम जानते हैं, हिमांक का अवनोन न्यूनतम जो होता है, कमी होती है टी एफ इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है आई के एफ ई एम, ठीक है। तो यहाँ देखो जो मोलरता है वो पहले फिक्स करके रख दिया, यानी ये तो फिक्स हो गया, इसको हमें छेड़छाड़ करनी ही नहीं, ये तो पहले से फिक्स हो चुका है। अब इसकी बात ही मत करो। के एफ जो है जली विलयन है तो सबके लिए सेम होगा। बचा आई डिसीजन लेगा कि किस में न्यूनतम होगा और किस में न्यूनतम नहीं होगा। अब देखो आई का मान जिसके लिए अधिक होगा उसके लिए अवनमन अधिक होगा, अवनमन अधिक होने मतलब कमी उसके में अधिक होगी, यानी वो सबसे कम होगा, क्योंकि डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू होती है ना वो होती है टी एफ 0 माइनस टी एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी एफ भी हमारा फिक्स है 273 होता है, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है जल के लिए। बचता खाली है टी एफ, क्या बचता है यहाँ पर, टी एफ। तो अगर हम इसको मान लो इधर भेज दें आई की तरफ और इस मैटर को इधर लेके आ जाओगे तो आई का मान जितना अधिक होगा ये वाला पोर्शन घटेगा टी एफ में से, टी एफ 0 में से। तो कहने लो आई का मान जितना अधिक होगा उसका हिमांक का अवनोन अधिक, उतना उतना हिमांक का अवनोन अधिक होगा, अवनोन अधिक होने का मतलब उतना कम से कम मान आएगा। तो यहाँ देखना है यूरिया हमारा क्या, हमने कहा कार्बनिक यौगिक जो होते हैं यूरिया और ग्लूकोज ये विघटित नहीं होते हैं, तो इनके लिए आई का मान 1 हो गया। अब आ जाओ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जो होता है ये NaCl है, ये टूटेगा आयनों में तो दो आयनों में टूटेगा, यानी आई बराबर इसके लिए 2 हो गया, तो इनके लिए 1 हो गया, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड के लिए 2 हो गया। पोटेशियम सल्फेट दिया, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, ये होता है K2SO4 होता है भाई, तो K2 में 2 K, SO4 1, तो इसमें 3 कण मिलेंगे, यानी इसके लिए आई का मान 3 हो गया, इसके लिए पोटेशियम सल्फेट के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका हिमांक का अवनोन अधिक होगा, अवनोन अधिक होने मतलब ज़्यादा कमी इसी में पाई जाएगी, जब ज़्यादा कमी इसी में पाई जाएगी तो हिमांक का अवनोन सबसे कम किसका होगा, पोटेशियम सल्फेट का होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा तब ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चला जाए, ठीक है। अगला जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देख लिया जाए। इसमें क्या करा है, इसमें करा है कि Na2CO3 का इतना विलयन 500 मिली के लिए वांछित मात्रा है। देखो अब यहाँ पे पूछ दिया एक तरह से विलय की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। तो विलय की जब मात्रा पूछ दिया तो हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है मोलरता बराबर होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m, ये हो गया विलय की मोल संख्या, और इसमें होता है विलयन का आयतन होता है v लीटर में, ठीक है। ml में दिया है तो नीचे 1000 से भाग कर देंगे और ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब सारा डाटा रख दो, यहाँ से स्मॉल w का मान हमें निकालना है, किसका मान निकालना है, स्मॉल w का मान यहाँ निकालना है। तो स्मॉल w बराबर क्या होगा, ऐसे इधर गुणे में चले जाएंगे तो जाएगा कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू v अपान 1000 हो जाना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पूरा डाटा नोट करो फटाफट। यहाँ पे देखो कैपिटल M मतलब मोलरता हो गई 0.2 हो गया, 0.2 हो गया, गुणे स्मॉल m क्या हो गया, स्मॉल m अणुभार हो गया, Na2CO3 का कितना होगा, सोडियम का हो गया, सोडियम को होता है 23 दूनी 46 हो जाएगा, ठीक है, 46 से हो गया 46, और कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 48 हो गया, ठीक है, कार्बन का 12 हो गया और ऑक्सीजन का 32 48 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 8 2 10, जोड़ने पर जाएगा 10 16 से लगा 1 1 4 4 8 8 1 9 1 हासिल 10, 106 आएगा, तो जाएगा 106 हो गया, गुणे विलयन कितना है, विलयन भाई है 500 ml, कितना हो गया 500 ml बटे नीचे है 1000, तो पहला काम तो इसी से निपटा, तो 500 से कट के खाली 2 ही बचेगा, 2 से बचा ना,
तो इसे काटना, तो इसको 0.1 कर दो। अब यहाँ पे 106 से में गुणा कर दो 0.1 से, तो ये हो जाएगा 10.6। कितना आएगा? 10.6। देख लेते हैं कितना इसका आंसर दिया गया, 10.6। कोई ऑप्शन दिया गया है 10.6। ये रहा ऑप्शन नंबर डी जो है, तीसरा का डी, 10.6। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल ज़्यादा है, थोड़ा सा गति बढ़ानी पड़ेगी। कह रहा है एक मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होगा। ठीक है, एक मोलल अगर विलयन है तो विलेय का जो मोल प्रभाज होगा वह बताया गया है चौथा का, इसमें हो जाएगा 0.018। ठीक है, जब इसमें मोललता पहले से दे रखी है तो सीधे विलेय का मोलांश निकल जाएगा। ठीक है, पास में आ रही है। तो विलेय के मोलक संख्या कितना हो जाएगी? विलेय की मोलक संख्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा एक मोललता है, मोललता गुणे विलायक का भार केजी में लेते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर निकल जाएगा। विलायक यहाँ पे कोई नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा विलायक का भार 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, विलेय मोलक संख्या 1000 हो जाएगी। तो यहाँ पे मोल प्रभाज जब निकालोगे विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल हो जाएगा मोलक संख्या 1000 और बटे, ठीक है, बटे हम लेंगे विलेय प्लस विलायक का, तो विलेय का तो 1000 होगा। ठीक है, अब प्लस विलायक का कर देंगे, कितना हो जाएगा विलायक का? विलायक का हो जाएगा 1000 बटे 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 बटे 18 हो जाएगा। तो डिवीजन करके बताओगे कितना आंसर इसका आया कि नहीं आंसर, इसको सवाल को लग बताओगे। यह हो गया हमारा विलेय के लिए, और नीचे विलेय हो गया 1000 प्लस विलायक कर लेंगे, तो विलायक यहाँ जल मान के चलेंगे, तो जल के लिए हो जाएगा 1000 बटे 18। भार बटे अणुभार करेंगे, 1000 बटे 18 यानी 55.55 आएगा, यानी 1055.55 आएगा। इससे भाग करना ऊपर वाले में। ठीक है, तो बताओगे कितना आंसर आया। वैसे इसका आंसर बी आना चाहिए, पर लगा के बताओगे कौन सा आंसर इसमें आया। ठीक है, चलो। कह रहा आसूत जल की मोलरता क्या होती? भाई ये देखो 2022 में भी आया है। ठीक है ना, किसमें आया है? 2022 में भी आया है। तो आसूत जल की जो होती है, आसूत जल का ना वही हम जल के लिए निकाले हैं, और हमने निकाला भी एक क्लास में, हम लोग पढ़े भी हैं लाइव में। तो उसमें 55.55 आता है, नहीं 55.56, ये हमारा बनेगा मोलरता। ठीक है, याद कर लो, इसको याद ही कर लो आसूत जल के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए लगा के कितना मेहनत करोगे। निम्नलिखित में से पराशर दाब सबसे कम होगा। भाई सबसे कम किसका होगा? वही चीज़ फिर से आ गया। पराशर दाब जो होगा वह होगा आई। पराशर दाब जो सबसे कम किसका होगा? हाँ, ये हो जाएगा ICST। ताप सबका बराबर रखना है, बराबर होगा तापमान। यस कांस्टेंट है। C सांद्रता सबकी बराबर रखो। अब पराशर दाब I पे डिपेंड करेगा, सबसे कम उसी का होगा। सबसे कम 1 होता है, क्या होता है? सबसे कम 1 के लिए होता है, 1 से कम होगा नहीं करता। और एक वो होता है जिसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड हमने बता दिया, पोटेशियम क्लोराइड में 3 कण टूटेगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉरी इसमें 2 कण हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है, तो इसमें 2 कण हो गए, I का मान 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 होता है, क्या होता है? MgCl2, इसमें 3 कण हो जाएंगे। कितने कण हो गए? 3 कण। एल्युमिनियम सल्फेट में AlSO4 का होता है, ये होता है थ्रायस, और होता है Al2SO4 का थ्रायस। एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है, तो उसके हिसाब देखोगे तो यहाँ 5 कण भी, सबसे धाकड़ है ये। सबसे अधिक इसका होगा, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? यहाँ पे I का मान सबसे अधिक एल्युमिनियम सल्फेट का है। हमसे सबसे कम पूछा है स्वर्ण विलयन। स्वर्ण विलयन में कुछ नहीं मिलेगा, खाली सोना ही मिलेगा। तो ये 1 वाला है। कितने वाला है? 1 वाला। ठीक है, क्योंकि ये खुद जो है आयनिक का हेबे नहीं करे, तो यहाँ पे 1 होगा स्वर्ण विलयन। सबसे कम हमारा जो होगा वो स्वर्ण विलयन होगा, और यही हमसे पूछा भी गया है। ठीक है, यही हमको पूछा भी गया स्वर्ण विलयन।
सबसे अधिक पूछता तो एल्युमिनियम सल्फेट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा? 16 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। कह रहा है कि यदि 0.1 MgNO3 तथा 0.1 NaCl विलयनों को समान आयतनों में परस्पर मिलाया जाए तो नाइट्रेट आयनों की सांद्रता क्या होगी? ठीक है, कह रहा है कि समान विलयनों के समान आयतन को परस्पर मिलाया जाएगा। चलो हमने मान लिया 1 लीटर इसका हो गया, 1 लीटर इसका हमने मिला लिए, एक अंग लीटर दोनों मिला लिए। तो नाइट्रेट आयनों का साइनो देखो, अब जो नाइट्रेट हमारा था जैसे दोनों मिलाएंगे तो 1 लीटर प्लस 1 लीटर, विलयन हमारा हो गया 2 लीटर। तो अब सांद्रता निकालोगे तो जो हमारा नाइट्रेट आयन होगा, विलय के मोल जो होंगे नाइट्रेट आयन के उतने ही होंगे, पर विलयन का आयतन अब 1 + 1 2 हो जाएगा। यानी जो जितनी मात्रा इसकी 1 लीटर में थी उतना अब 2 लीटर में होगी, तो ये इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आधा। 0.1 दिया है ना, इसका आधा हो जाएगा। तो इसका जब आधा करोगे तो आधा करने में 0.02 × 10 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, देखो चूँकि जब ऑब्जेक्टिव दे रहा है तो हम उसी के हिसाब से टेक्निक से बता रहे हैं। तो 0.05 होगा, ये हमारा आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, जो समान आयतन मिला रहे हैं ना, तो हम जानते हैं कि सांद्रता जो हमारी होती है ना, सांद्रता C बराबर होती है, या M बराबर हो कह लो NyV होता है। तो यहाँ से समझना, जो हमारा नाइट्रेट आयन है इसकी संख्या तो बढ़े घटेगी नहीं, जितना इसमें थी उतना रहेगी, लेकिन विलयन जो होगा वह B + B हो जाएगा। विलयन जो हमारा होगा वो B + B हो जाएगा, V इसका भी हो जाएगा, दोनों को समान आयतन मिला तो B + B तो 2B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचे N/2B हो जाएगा। तो चूँकि N/V तो पहले से दे रखा है 0.1 दे चुका रखा है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राउल्ट का नियम संबंधित है। देखो भाई, राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? राउल्ट का जो नियम है ये बताया गया है किससे संबंधित है? वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनोन का इन्होंने नियम दिया है, यानी इनका संबंध जो है वो वाष्प दाब से है, ना क्वथनांक से, ना हिमांक से, ना पराशर दाब से, ना तीर से, ना कमान से। ठीक है, ये हो जाएगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनोन है, यानी वाष्प दाब के संबंधित इनका जो है वो नियम है। वैसे भी इनका नियम जो है दोनों के संबंध में, एक वाष्प दाब से संबंधित नियम है और एक वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनोन से संबंधित, दोनों के लिए इन्होंने नियम दिया है, दोनों के लिए सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सर्वाधिक होगा? फिर से वही बात है, पराशर दाब किसका सर्वाधिक होगा? जो ज़्यादा टूट के आयन देगा, आई का मान जिसका अधिक होगा। NaCl 2 में टूटेगा। ठीक है, BaCl2 देख लो 3 आयनों में टूटेगा, B8 है और Cl 2 में टूटेगा। यहाँ पे क्या है? आवाज़ कट रही है भाई, थोड़ा घबराना नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। करा Na2SO4, Na2 का कितने हो गए? 2 हो गए, और SO4 का 1 है, SO4 का 1, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 ये भी 2 थे। अब देखो NH4 3PO4, अब यहाँ समझना, इसमें देखो Na सोडियम धनायन है, बेरियम धनायन है, Na2, इसमें कोई वास्तव में वैसा कोई धनायन ऋणायन वाला आयनिक संबंध हिबा नहीं करे। NH4 3 दिया है ना, यहाँ पे कोई हिबा नहीं करे, तो यहाँ पे ये आयन में नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये आयन में जब नहीं टूटेगा तो इसके लिए आई का मान 1 होगा, और जब आई का मान नहीं, सॉरी NH4, क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, आ जाओ इसमें। तो NH4 जो होगा हमारा, NH4+ आयन बनाता है ना, NH4+ होता है, और ये कितने हैं? 3 है, तो 3 थे NH4+, और इधर जो हमारा क्या है PO4 है, हमने रूल बताया है, अगर यहाँ 3 है तो इसका मतलब 3+ बनाएगा। तो एक ठे ये हो गया PO4, और 3 ठे कौन हो गया? NH4 बन गया, यानी 4 कण हुए भाई। इसमें 4 टूटेगा, एक कण में से 4 में टूटेगा, यानी आई का मान सबसे अधिक किसके लिए होगा? C ऑप्शन के लिए होगा। अभी कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 इसके लिए हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो देख लो अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 12 ग्राम हमारे पास यूरिया है, उसको 1 लीटर जल में घोला गया तथा 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया। तो कह रहा है यूरिया विलयन की वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनोन होगा। ठीक है, सुक्रोज के अपेक्षा देखो, जो यूरिया है इसका वाष्प दाब का अवनोन किसके बराबर होता है?
मोल अंश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मोल अंश के क्या होता है? बराबर होता है। अब यही समझना है, ठीक है। मोल अंश के बराबर होता है। तो चूंकि जब हमारा 1 लीटर जल है तो जल मतलब विलायक दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, विलायक दोनों का सेम हो गया, ठीक है। तो विलायक का हमने बताया मोल अंश इसका कितना होता है? इसका होता है 1000/18 होता है। कितना होता है? 1000/18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा /9, ये हो जाएगा 500, ठीक है। तो ये आता हमने बताया भी है पिछली क्लास में, हमने कहा कि इसके मोलक संख्या होती है हमेशा 55.55 होती है। कितना होती है? 55.55 या 5-6 कह लो होती है। इसकी मोलक संख्या होती है, यह होती है विलेय के मोलों की संख्या होती है, विलायक के यानी जल के मोलों की संख्या होती है जब 1 लीटर जल लेते हैं तब, ठीक है। और अगर 1 लीटर जल लेंगे तो यही मोलरता भी होती है 55.55 या कहीं 5-6 भी लिख दिया जाता है। यही मोलरता भी होती है जल के लिए, अशुद्ध जल के लिए ही होती है। तो अगर निकालोगे पहले में मान लो यूरिया का निकाल रहे हो तो यूरिया का 60 होता है भार। यूरिया का भार क्या होता है? 60। तो ये जाएगा 12/60 हो जाएगा इसका, ठीक है। और नीचे इसका हो जाएगा 12/60 प्लस 12/60 प्लस 55.55, ठीक है। ये इसका आएगा। इस साइड में हम लिखते हैं, किसका लिख दिया जाए? साइड में हम लिख देते हैं इसका, सुक्रोज का भी लिख दिया। अब सुक्रोज का देखना है कितना आता है, ठीक है। सुक्रोज का अणुभार पर निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सुक्रोज का अणुभार देखोगे कितना होता है? ये होता है सुक्रोज होता है C6H12O6 होता है। तो हम पहली बार बता दें कि इसका शायद 180 होता है। चलो देख लेते हैं ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों का। तो ये हो जाता है 12×6 = 72 प्लस 12 और ऑक्सीजन का होता है 16×6 = 96 होता है, प्लस 96 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है यानी 6 2 8 2 10 0 हो गया, हासिल लगा 1 9 1 10 10 7 17 और 1 हासिल 18, 180 हुआ, ठीक है। हमने कहा कि इसका 180 होता है अणुभार। तो इसका अणुभार 180 है। किसका? सुक्रोज का अगर अणुभार अगर हमारा 180 हो गया तो इसमें क्या निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका मूलांश निकालते हैं। इसका मूलांश होगा 68.4/180 बटा फिर से 68.4, ये हो जाएगा सुक्रोज की मोलक संख्या बटे 180 और प्लस विलायक की मोलक संख्या यानी जल का 55.55, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसको हम इधर हमारा जो है यूरिया वाला है तो 12 कम 12 12 25 60 1/5 आ गया इसका। इसका देखा जाए कितना आ जाएगा? इसका भी 68, ठीक है। चलो एक चीज़ देखो बच्चे, यहाँ गड़बड़ी हो गई। ये जो सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज मतलब चीनी हो गई, यानी C12, हाँ सही है, C12H22O11 होता है। ये हमने फ्रक्टोज का ले दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र निकाला है। तो इसके साथ देखोगे तो 12 हो गया कार्बन के और प्लस हाइड्रोजन के हो गया 22, ठीक है। और ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना? 16 कम में 16 और 16 कम में 16 17 176 हो जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? 176। जोड़ने पे 6 4 10, ठीक है। जोड़ने पे कितना जाएगा? जोड़ने पे हो जाएगा 6 2 8 8 2 10। ये होता है ना कार्बन, इस मिनट एक कार्बन का 12 होता है तो 12 बढ़ेंगे 144 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा 12 बढ़ेंगे 144, तो बहुत लंबा माना आएगा। यानी 6 4 10 2 12 आ जाएगा। 12 निकाल के देख लेना इसका कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो 144 हो जाएगा, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो
यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर हमने बताया कि पहले इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटा दिया जाए। अब देखो थोड़ा, अब देखते हैं इसमें ना, इसको तो हमने क्या कहा, इसमें हम निकालेंगे जब C12 H22O11 का, ये हमारा सुक्रोज यानी चीनी होता है, तो इसका हो जाएगा 12/144 हो जाएगा अणुभार, प्लस हाइड्रोजन का 22 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 176, क्योंकि एक का 16 होता है और यहाँ तो 11 हो गए ना, जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 2 12, 12 हाथ से लगा एक हो गया, तो 7 2 9, 9 4 13, 13 1 14 हो गया, 14 हो गया, हाथ से लगा एक लगा, एक 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 342 है। कितना है? 342। चलो देखते हैं, 342 आ गया तो ठीक है, 342 होगा सुक्रोज का अणुभार। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो अपेक्षिक अवनोन होना चाहिए, इसका जो अपेक्षिक अवनोन होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? देखो, अपेक्षिक अवनोन जो इसका होना चाहिए वो होना चाहिए, कितना दिया? 68.4 बटे होना चाहिए 342, फिर से बटे 68.4 बटे 342 और प्लस विलायक के मूलक संख्या 55.55। ठीक है, यहाँ देखो काटोगे इसको तो यह हो जाएगा लगभग कितने बार आएगा? 5 बार लगभग जाएगा। लगभग क्या जाएगा? 5 चौक को 20, 0 हो गया, 5 चौठे 40, 2 42, 4 हो गया, 5 छक्का 30, 30 एकदम बराबर आएगा 1/5। देखो इधर इसका भी आएगा यूरिया का 1/5, तो यही तो पहले से बराबर था। दूसरा विलायकों की मूलक संख्या, विलेय की मूलक संख्या भी बराबर है, 1/5 1/5 है। यूरिया की विलेय की मोलों की संख्या भी 1/5 है, और उतना ही संख्या किसकी है? उतनी ही संख्या हमारी जो है इधर यूरिया का भी है, उतना ही सुक्रोज का भी है। तो इसलिए अगर यहाँ देखोगे तो मोल प्रभाव दोनों के बराबर हो गए, मोल अंश दोनों के क्या हो गए? बराबर हो गए। और जब दोनों के मोल अंश बराबर हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो वास्तव का अपेक्षिक अवनोन है वो बराबर हो गया। तो यूरिया का जितना होगा वो सुक्रोज विलयन के बराबर होगा एकदम। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासारी वही होगा जिसका परासर दाब का होगा बराबर होगा। देखो यहाँ पे सांद्रता दोनों बराबर, देखो हमने बताया पाई बराबर होता है, पाई इक्वल टू होता है ICST होता है। तो यश ताप सबको बराबर कर दो, यश बराबर होता है सी की बात रही, सी का देखो पहले में दोनों बराबर दिया गया है। अब बचता है आई डिसाइड करेगा, तो आई में है NaCl 2 में टूटेगा और Na2SO4 3 में टूटेगा, तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, कतई बराबर नहीं होगा, कतई जहर क्वेश्चन एकदम है, समझ लो। ठीक है, तो ये बराबर तो नहीं होगा क्योंकि इसमें आई का मान डिफरेंट हो गया। देखो बराबर होने के लिए IC दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ST तो बराबर कर लेंगे, तापमान बराबर देख लिया जाएगा। ठीक है ना, ताप और जो यश का मान होगा। अब अगला चलो बी में भी देखो दोनों की सी बराबर दिया है, सी तो बराबर दिया ठीक है, पर आई का मान यूरिया के लिए 1 टूटबा नहीं करेगा, NaCl 2 हो गया, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, इसकी जो मोलारता है 0.1 दिया है और यूरिया है, तो यूरिया में एक आई का मान भी 1 होगा, 1 का गुना होगा। अब आ जाओ, इसकी मोलारता 0.2 दिया है और MgCl2 इसमें टूटेगा 3 कणों में, तो 3 कणों में जब 3 गुना करेंगे आई का तो 2 3 6 हो जाएगा और इसकी मोलारता इतना रह जाएगी, ये भी बराबर नहीं हुआ। ठीक है, लास्ट ला जाओ, यहाँ पे 0.1 दिया है और यहाँ पे दे लिख रहा है CaNO3 को, तो इसमें C1 में टूटेगा, NO3 2 में, तो यानी 3 कण हो गए। तो जब 3 आई हो जाएगा तो 3 आई का गुणा करेंगे इस C में, तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगा, 0.3 ST हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.3 ST हो जाएगा। यहाँ आई का मान क्या रखोगे? आई का मान रखेंगे 3 इसमें और सी का मान रखेंगे 0.1, तो गुणा करने पर जाएगा 0.3 ST हो जाएगा। इसको देखते हैं, यहाँ पे 0.1 है
और यहाँ पे Na2SO4 है, इसमें तीन कण हैं, तो इसमें भी 3 से गुणा करोगे 0.1 में तो 0.3 ST ये भी आएगा। तो जो चौथा हमारा ऑप्शन है 11 का चौथा यानी डी वाला, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, यही संपरासारी हैं कि हमारे ये संपरासारी। अब क्लास ज़्यादा लंबा नहीं किया जाएगा, ठीक है, हम 15 तक बता के छोड़ दें। इसमें और भी क्वेश्चन है जिसको अगली क्लास में कराया जाएगा। एक्सप्लेन करने में शायद समय लगा हो, चाहे जो भी लगा हो, कमेंट जरूर करोगे कि एक्सप्लेन अच्छे से हुआ कि नहीं, या मुझे और फास्ट पढ़ाना चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताओगे कि सर और फास्ट पढ़ाइए, ठीक है, तो उसी के हिसाब से क्लास अगली फास्ट कर दी जाएगी, ठीक है। चलो आगे क्या दे रहा है इसमें, आगे देखो, आगे दे रहा है ना कि एक गन्ने का शक्कर है, इसका अणुभार अभी तो हमने निकाला था, वही सुक्रोज का 342 है। कह रहा है का 5% विलयन पदार्थ यक्ष के 1% विलयन से संपरासारी है, ठीक है, यक्ष का अणुभार है। अब इसका जो 5% का जो विलयन है, क्या है 5% का जो विलयन है इसका, वो कह रहा है कि यक्ष के 1% विलयन के से संपरासारी है। तो इसमें जो हमारा है अगर देखा जाए तो पाई 1 इक्वल टू हो जाएगा पाई 2, ठीक है। अब उस हिसाब से देखो पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई 2, देखो कैसे लगेगा, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, तो हमारा हो गया पाई 1 इक्वल टू हो गया पाई 2। जब हो गया तो पहला हो जाएगा, देखो यहाँ पे आई का प्रयोग नहीं करना है, ये CST हो जाएगा इक्वल टू C1S2 इक्वल टू C2S2 हो जाएगा। यहाँ पे ST करिएगा, यहाँ पे C1 बराबर क्या होगा C2 होगा, ठीक है, C1 बराबर क्या होगा C2। अब C1 कैसे निकलेगा, सांता बराबर होता है विलेय की मूलक संख्या, होता है W बटे M1 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे B1 और W1 कर देते हैं, इधर आ जाओ, सांता बराबर हो जाएगा विलेय, इसका सांता हो जाएगा विलेय की मूलक संख्या, तो इसका हो जाएगा W2 बटे M2 हमने कर दिया, और बटे हमारा हो जाएगा, बटे हमारा जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे आयतन V2। अब देखो सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा है यहाँ पे W जो पहले का जो हमारा है, ठीक है, यहाँ पे जो M1 है ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा W1 बटे हो जाएगा M1 इंटू B1 हो जाएगा, ठीक है, B1 हो जाएगा। अब आ जाओ इक्वल टू इधर हो जाएगा इसी तरह W2 बटे M2 V2 हो जाएगा। अब समझना यही है तुमको यहाँ पे, जैसे यहाँ पर ये जो W बटे V होता है वही हमको दिया गया, हमको क्या दिया गया W बटे V दिया गया है 5%, यानी 5/100 वाला सिस्टम है यहाँ पर, तो इसी को लेना है, 5/100 कर दो, ठीक है। तो यहाँ समझना ये है हमको कि अब आ जाओ पहला जो सवाल है यहाँ पर, ये W बटे जो V1 हमारा है, ठीक है, ये जो W बटे हमारा जो V1 है यहाँ पे दे रहा है 5% है, तो इसको हम कर देंगे 5/100, तो यहाँ हो जाएगा 5/100 और गुणे यहाँ पर जो M1 है हमारा 342 है, कितना है 342 है, इक्वल टू आ जाओ, इक्वल टू इधर W2 तो निकालना ही हमको, नहीं W2 नहीं निकालना है, W2 बटे V, इसका मान दिया है 1%, क्या मान दिया है इसका, इसका जो मान है वह दिया गया है 1%, यानी हो जाएगा 1/100, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या लोगे, इसमें हमारा M2 यही बचेगा, यही M2 तो हमको निकालना है, अणुभार निकालना है। अब भाई 100 से 100 इस पार वाला कट जाएगा, ठीक है, 100 क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको हल करोगे तो थोड़ा सा हम इसको मिटा दें, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ड्रॉपिंग कर देते हैं ना तो फिर सही रहेगा। सवाल कोई ना समझ में आए तो उसको दोबारा एक बार करके देख सकते हो, क्योंकि हम दोबारा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है। चलो अब आ जाओ,
तो अब इसमें जो है m2 हमारा है, इसको हम दूसरे साइड भेजेंगे तो भागे में दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो ये m2 बराबर हो जाएगा हमारा, और इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो नीचे से ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी 342/5 आएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 5 छक्का 30, ये हो गया हमारा 4 बज गया, तो हो जाएगा 5 उठे 40, 10 मिनट लगाएंगे, 5 को 20, ठीक है, यानी 68.4 आएगा। चलो देख लेते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं 68.4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये क्या है 68.4 है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ समझ लो यहाँ सब कुछ इक्वल है, तो यहाँ पे वैसे भी 5% का 1% हो रहा है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अणुभार की व्युत्क्रमानुपाती होती है, वैसे भी सांद्रता, क्योंकि सांद्रता में अणुभार नीचे होता है, ठीक है। चलो कमेंट में जरूर बताओगे कि क्लास बहुत स्लो हो गई या क्या हो गया, क्योंकि 35 मिनट में हमने अभी मात्र 12 न्यूमेरिकल केवल किया है, ठीक है, और हम 15 ज़्यादा हम नहीं ले जाएंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। कह रहा है सबसे अधिक परासर दाब निम्न 10% जली विलयन का है, किसका है। परासर दाब के लिए वही फिर से सिस्टम लगाओगे, सुक्रोज टूटबे नहीं करता, कार्बनिक यौगिक है, ये भी अनवघट्य है, ये भी अनवघट्य हो गया, बचा पोटेशियम सल्फेट K2SO4, 3 कण इसमें मिलते हैं, तो समझ जाओ इसमें कौन होगा 13 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बार बार बताया गया परासर दाब में I की वैल्यू अधिक हो जाएगी, ICST, तो जली विलयन का मतलब C सबका फिक्स हो गया, तो पूरा CST यहाँ कांस्टेंट हो गया, बच गया खाली I, यही होता है हमारा पाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे की तरफ। क्या निम्नलिखित विलयनों में, देखो इससे सवाल बहुत ज़्यादा आया परासर दाब, क्या निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासर दाब है, ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते ना, अब ज़्यादातर बच्चे को पता ही नहीं होता कि कैसे परासर दाब नापें, क्योंकि उनको लगता है बस खाली CST होता है। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि पाई बराबर होता है CST होता है, और सोचते हैं कि टी तो बराबर होगा C भी, और जब वो सोचते हैं जब ST बराबर है और C सबका बराबर दिया गया है 1 m, तो जानते हो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि तब परासर दाब सबका बराबर हो गया, पर यहाँ I जो होता है 1/2 के हिसाब से जब लगाओगे तब क्लियर पता चलेगा कि I जो होता है यहाँ पे वियोजित कणों की संख्या तो KCl है, यह 2 कणों में टूटेगा, तो इसका हो जाएगा I का मान 2/1, पहले 1 था 2 में टूट गया तो 2/1। यहाँ पे देखो यहाँ पे NH4 3 में टूटेगा, K4 1 में, तो ये हो जाएगा 4 कण में टूटेगा, तो पहले 1 कण रहेगा और वियोजन होने के बाद 4 कण हो जाएगा, यानी 4/1 हो गया, तो इसका I बराबर 4 हो गया। BaCl2 का एक बेरियम और 2 Cl हो गया, तो 3 कण हो गए, 3/1 हो गया इसका। है तो ग्लूकोज है, टूटबा नहीं करेगा, कार्बनिक यौगिक है, तो सर्वाधिक किसका होगा, 4 वाले का होगा। 4 कौन है इसमें, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगर यहीं पर हमसे कहता ना कि न्यूनतम, तो न्यूनतम वाले हम किसको मारते हैं, ग्लूकोज वाले, क्योंकि ग्लूकोज का इकट्ठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला, क्योंकि ये कह रहा है कि हमको कौन सा चाहिए, हमको चाहिए सर्वाधिक वाला, अधिकतम वाला। चलो अंत में देखते हैं, ये सवाल एक बार फिर पीछे आया था, हमने क्या कहा, शुष्क जल की मोलारता होती है, शुष्क जल में अगर हम 1 लीटर विलयन ले रहे हैं, 1 लीटर विलयन के लिए निकाल रहे हैं, तो हमारा जो होता है मोलारता एकदम यही रहेगी, और इसमें मोलों की संख्या भी यही रहेगी, क्योंकि 1 लीटर विलयन में यही मोलों की संख्या भी होगी। 55.555 चलता चला जाता है, इसको 55.56 लिखते हो, तो क्लास बहुत लंबी हो रही है, इसलिए क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा भी बच्चे बताओगे कि क्लास कैसी लगी, ज़्यादा स्लो तो नहीं होगा, ज़्यादा स्लो लगेगी तो उसके बाद टाइमिंग उसके हिसाब से स्पीड बढ़ा दी जाएगी, नहीं तो कहोगे सही है, या तेज़ लग रहा हो तो भी बता सकते हो उसके हिसाब से, लेकिन 38 से 40 मिनट में 15 क्वेश्चन हुए तो स्पीड तो ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो इसी क्लास के बाद समाप्त करते हैं। कमेंट जरूर करोगे, वीडियो को लाइक जरूर करोगे, इससे क्या होता है हम लोग को अच्छा लगता है कि हाँ इतने बच्चों ने लाइक किया, तो हम वीडियो को और मोटिवेशन के साथ बनाते हैं कि हाँ चलो वीडियो का अच्छे परफॉर्मेंस में, ठीक है।